सांझ की धुंधली रोशनी में जब पूरा गांव धुएं और चूल्हों की खुशबू से भर जाता था, उसी समय मीरा अपने छोटे से आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर थीं, पर मन शब्दों से कहीं दूर भटक रहा था। उसके पिता हरिराम कई महीनों से बीमार थे। खेत सूखे पड़े थे। घर की छत टपकती थी। लेकिन इन सबके बीच मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, अपने हालात बदलने की। उसी दिन गांव में खबर फैली थी, राजमहल में दान बांटा जाएगा। राजमाता देवयानी स्वयं गरीबों को सहायता देंगी। मीरा की मां, गीता, ने भी जाने का निश्चय किया। चल बेटी, मां ने पुकारा, तेरे पिता की दवा का इंतजाम हो जाएगा। मीरा ने किताब बंद की। उसके भीतर अजीब सी झिझक थी। उसे दान लेना पसंद नहीं था, पर मजबूरी सिर झुकवा देती है। महल की ऊंची ऊंची दीवारें जैसे आसमान को छूती थीं। संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर, रेशमी पर्दे, सब कुछ आंखों को चकाचौंध कर देने वाला था। मीरा ने दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया। राजमाता देवयानी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थीं। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में ममता की झलक थी। यह लड़की कौन है? उन्होंने पूछा। मेरी बेटी, गीता ने झुककर कहा, पढ़ती है गुरुकुल में। देवयानी की नजर मीरा पर ठहर गई। बहुत सुंदर है, और आत्मसम्मान भी झलकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बच्ची को फटे कपड़ों में नहीं रहना चाहिए। मीरा के गाल लाल हो गए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। ले जाओ इसे। राजकुमारी अदिति के कमरे में बहुत से वस्त्र पड़े हैं। कुछ इसे दे दो। मीरा ने तुरंत विरोध किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महल की दासी उसे लेकर चली गई। कमरा विशाल था। सुगंधित फूलों की महक फैली थी। दीवारों पर चित्र लगे थे। बिस्तर पर रेशमी चादर बिछी थी। दासी ने गुलाबी रंग का एक जोड़ा उसके हाथ में थमा दिया। पहन लो, कहकर वह चली गई। मीरा ने कांपते हाथों से कपड़ा छुआ। इतना मुलायम वस्त्र उसने कभी महसूस नहीं किया था। एक पल को मन डोल गया। बस देख लूं, कैसी लगती हूं, उसने सोचा। वह दरवाजा बंद करना भूल गई। जैसे ही उसने अपना पुराना कुर्ता उतारा, दरवाजा अचानक खुला। तुम कौन हो? आवाज सख्त थी। मीरा बिजली की तरह पलटी। सामने खड़ा युवक लंबा, सुदर्शन और राजसी वस्त्रों में था। बाहर जाइए, मीरा चिल्लाई, क्या दिखाई नहीं देता? युवक की भौंहें तन गईं। यह मेरा कमरा है। मीरा का दिल धड़क रहा था। उसने वस्त्र अपने सामने कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता। मुझे यहां भेजा गया है। कृपया बाहर जाएं। युवक कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर हल्की मुस्कान उभरी। गांव की लड़की, पर तेवर शहर से भी तीखे। उसने कहा, आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती? मीरा का स्वर कांप रहा था। दौलत से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। युवक का चेहरा सख्त हो गया। तमीज से बात करो। मैं युवराज आर्यन हूं। मीरा के पांव जैसे जमीन में धंस गए। युवराज, पर भीतर उठती आग ने उसे झुकने नहीं दिया। राजा हो या रंक, मर्यादा सब पर समान होती है, उसने दृढ़ता से कहा। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल था, पर अगले ही क्षण उसने नजर फेर ली और बाहर चला गया। मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू गालों पर बह निकले। घर लौटते ही मीरा को बुखार चढ़ गया। उसे लगा अब महल से सिपाही आएंगे। गांव में उसकी बदनामी होगी। रात भर वह बड़बड़ाती रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मां उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। महल का सिपाही खड़ा था। राजमाता ने बुलाया है। अभी। मीरा का शरीर सिहर उठा। महल का सभा कक्ष भरा हुआ था। राजमाता सिंहासन पर थीं। पास में युवराज आर्यन खड़े थे। राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कल की घटना का पता चला है। मीरा ने सिर झुका लिया। आर्यन आगे बढ़ा। मैं माफी मांगना चाहता हूं। सभी चौंक गए। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। विदेश में शिक्षा के कारण मैं यहां की मर्यादाएं भूल गया था। आर्यन बोला, मैंने आपका अपमान किया। मीरा की आंखें भर आईं, पर भीतर का दर्द अभी जिंदा था।
माफी शब्द से सम्मान वापस नहीं आता, उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजमाता ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आत्मसम्मान अनमोल है। तुमने जो कहा वह सही था। अचानक राजमाता का चेहरा पीला पड़ गया। वे सीने पर हाथ रखकर झुकने लगीं। मां, आर्यन चिल्लाया। महल में अफरातफरी मच गई। अध्याय 5, पश्चाताप की अग्नि। राजमाता को वैद्य के पास ले जाया गया। आर्यन का चेहरा भय से सफेद था। अगर मां को कुछ हो गया तो? उसे मीरा की बात याद आई। संस्कार दीजिए अपने बेटे को, पर दुखी जरूर हूं। अगर मेरी बातों से उन्हें ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहती हूं। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में बिना अहंकार के देखा। दोष मेरा था, उसने स्वीकार किया। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आए। घबराने की बात नहीं। भावनात्मक आघात से स्थिति बिगड़ी थी। अब खतरा टल गया है। आर्यन ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजमाता स्वस्थ हुईं। उन्होंने मीरा को महल बुलवाया। बेटी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दान नहीं, अवसर देना चाहती हूं। राज्य में कन्याओं के लिए एक विद्यालय खोलना है। क्या तुम उसका संचालन संभालोगी? मीरा स्तब्ध रह गई। मैं? हां, राजमाता मुस्कुराईं। तुम्हारे भीतर आग भी है और करुणा भी। आर्यन पास खड़ा था। उसकी नजरें विनम्र थीं। मैं भी सहयोग करना चाहता हूं, उसने कहा। मीरा ने कुछ क्षण सोचा। मैं यह काम करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? विद्यालय में किसी को उसकी हैसियत से नहीं, उसकी क्षमता से आंका जाएगा। राजमाता ने गर्व से कहा, स्वीकार है। कुछ महीनों में विद्यालय बनकर तैयार हुआ। गांव की लड़कियां पढ़ने आने लगीं। मीरा प्रधान शिक्षिका बनी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। आर्यन अक्सर निरीक्षण के बहाने आता, पर अब उसकी आंखों में सम्मान था। एक दिन उसने कहा, मीरा, तुमने मुझे सिखाया कि राजसी खून से ज्यादा मूल्यवान स्वाभिमान होता है। मीरा मुस्कुराई। और आपने साबित किया कि गलती मान लेना सबसे बड़ा साहस है। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और मित्रता पनपी। सालों बाद वही राज्य शिक्षा और समानता के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजमाता देवयानी गर्व से कहती, हमारा असली वैभव सोने के महल नहीं, बल्कि जागरूक मन है। मीरा अब भी साधारण कपड़े पहनती थी, पर उसके चेहरे पर जो गरिमा थी, वह किसी रानी से कम नहीं थी। और युवराज आर्यन? उसने सीखा था, दौलत से नहीं, विनम्रता से राज किया जाता है।